ओके दोस्तों, डिप्लोमा 9 क्लासेस में आप विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ बीई बीएमडब्ल्यू जनरल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 29 चल रहा है। इसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स को डील कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज हैं उस बात के सामने मैंने प्रेजेंट किया है, जैसे फॉर्म फैक्टर, फैक्टर, फेज डिफरेंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल अप्रोच भी देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है। बहुत सारे बच्चे उससे रिमूव हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक सॉलिड नंबर प्रोवाइड कराता है वो, और जो भी नंबर उसके लिए डिटरमाइन होता है वो नंबर आपको जरूर मिलता है। अगर आप थ्योरी लिखते हैं तो उसमें 1-2 नंबर कट सकते हैं, लेकिन कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे नंबर नहीं कटते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत जानकारी आपको रहे तो ईपीपीटी के सिलेबस में इतना कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप सॉल्व ना कर पाएं। बहुत रेयर और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आप सॉल्व करने से भागते हैं, इसीलिए आपको कठिन लगता है दोस्तों। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है फॉर्म फैक्टर। इससे पहले प्रीवियसली लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो उसका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्योंकि अल्टरनेटिव क्वांटिटीज बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मान हमेशा चेंज होता है अल्टरनेटिव क्वांटिटीज का, तो उसके बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, 0 से से होते हैं। तो उन सारे वैल्यूज का जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसका मान एवरेज वैल्यू कहलाता है। जब उसका हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो उसका मान आरएमएस वैल्यू कहलाता है। तो जैसे कि अगर हम आपको बता दें कोई अल्टरनेटिव क्वांटिटीज है, कोई मान लीजिए कि अल्टरनेटिव क्वांटिटीज है इस प्रकार से है कि V इक्वल टू 230 वोल्ट, ओमेगा टी प्लस मान लीजिए कि 224 है। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन आपके सामने अगर प्रेजेंट किया है, दिया है, अगर पूछ दे इसमें इस क्वेश्चंस में आप एवरेज वैल्यू और इस अल्टरनेटिव क्वांटिटी यानी कि इस वोल्टेज का एवरेज वैल्यू बताइए और आरएमएस वैल्यू बताइए। अगर दोनों इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाए हों तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको सबसे पहले हम तुलना कर लेंगे किससे, V इक्वल टू वी एम। यहाँ एक चीज भूल गया, यहाँ पे साइन होना चाहिए, साइन नहीं है। यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 5 से जब तुलना करेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 से जब हम तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, वी एम इक्वल टू क्या मिलेगा, 230 वोल्ट। वी एम इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 230 वोल्ट मिलेगा। ये चीज हमको मालूम चल गई। तो जब हमको मैक्सिमम वैल्यू मालूम चल जाती है तो उसका एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे एवरेज वोल्टेज क्या होगा तो आपने पढ़ा है 636 इंटू वीएम यानी कि 230 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे आपका एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। अगर आपको आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है तो आप ऐसे ही आरएमएस वैल्यू निकाल देंगे। क्या होता है, वी आरएमएस इक्वल टू √2 इंटू वी मैक्स। ये हम पढ़ा चुके हैं। तो √2 वी मैक्स आपका 230 वोल्ट है। √2 का मान 1.414 होता है, जिसमें 230 का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी में उल्टी मिलेगा, वो क्या होगा, आपका आरएमएस वैल्यू होगा। इस प्रकार से आपका अल्टरनेटिव क्वांटिटी आपका दिया गया हो तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक अल्टरनेटिव क्वांटिटीज से कंपेयर कराते हैं, फिर वहां से मैक्सिमम वोल्टेज जो कुछ भी हम डाटा को गेन करते हैं, फिर फार्मूले का यूज करके, चूंकि एवरेज वैल्यू का फार्मूला यही हमने कल डिराइव किया था, 0.636 वीएम, तो वीएम की वैल्यू पुट किया और आपके सामने उसका आंसर दिख गया। ठीक है, इस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन पूछे तो उसका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू अगर आपसे पूछे तो बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और उसका आपसे पूछा है क्या एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, तब भी आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कि अगर आपके सामने क्वेश्चन रख दिया I इक्वल टू 5 एम्पियर साइन, इस तरह के सामने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया है। मान लीजिए कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन रख दिया 5 साइन 314 ओमेगा टी।
314 ओमेगा टी। ये क्वेश्चन आपके सामने कहा दिया, पूछ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा, फाइंड द RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, कौन सी वैल्यू, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ फॉलोइंग करेंट। ठीक है, फॉलोइंग एसी करंट में आपको क्या निकालना है, RMS वैल्यू फाइंड करना है और एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर विथ, ठीक है, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग, तुलना करने पर, किसके साथ, विथ I m sin ओमेगा टी के साथ। ठीक है, इसके साथ हम क्या कर लेंगे दोस्तों, तुलना कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, IM = 5, क्या मिलेगा, IM = 5 मिल जाएगा। तो ये कैल्स किस में होगा, ये आपका एम्पियर में होगा। तो I = 5 एम्पियर हो गया आपका, क्या हो गया, 5 एम्पियर हो गया। तो आपको RMS वैल्यू अगर पूछे तो IM/√2 आप पढ़ेंगे, तो 5/√2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके प्रीवियस वाले में ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने VRMS बताया है ना, तो क्या है, VM/√2। तो VM जो भी वैल्यू थी वो ऊपर होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, उसको थोड़ा सही कर लिए। इसके प्रीवियसली जो मैंने बताया है उसमें VM क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, उसको ध्यान ले लीजिएगा। 230/√2 होना चाहिए, जैसे यहाँ हुआ है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे एवरेज वैल्यू पूछे तो वो होता है 0.636। इसको निकालने का दूसरा भी तरीका है, 1/√2 का मान होता है 0.070, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और 0.636 से करंट की वैल्यू है 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा, इसको कर सकते हैं 5 से 35, 5 से 35, यहाँ पे इतना वोल्ट हो गया। ये हो गया आपका वोल्ट नहीं, एम्पियर। ये हो गया IRMS, ये क्या हो गया आपका, IRMS हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, 5 छक्का 30, 3 पंचे 15, 3 18, 1 5 छक्का 30, 31, 3 अंक के बाद ये इतना एम्पियर क्या हो गया आपका, एवरेज वैल्यू हो गया। ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो 3.5 आपका RMS वैल्यू हो गया, 3.1 आपका एवरेज वैल्यू हो गया और 5 आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। यानी कि जब किसी आप इसको, अगर इस करंट जो फ्लो हो रही है सर्किट में, अगर किसी मीटर से आप नापेंगे तो इतना ही एम्पियर करंट बताएगा, यही इफेक्टिव वैल्यू है। जो मीटर हमें बताता है वो कौन सी वैल्यू होती है, वो RMS वैल्यू होती है। तो नोट पॉइंट में जरूर लिखिएगा, मीटर द्वारा प्राप्त रीडिंग हमेशा RMS वैल्यू होती है। ठीक है, कौन सी वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है। रीडिंग ऑफ अ मीटर इज ऑलवेज इन RMS वैल्यू। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिख सकते हैं। क्या, देखिए रीडिंग ऑफ RMS वैल्यू, क्या कहेंगे, रीडिंग ऑफ RMS वैल्यू, मतलब IRMS, ऐसे लिख सकते हैं, रीडिंग ऑफ मीटर ऑलवेज इन RMS वैल्यू, रीडिंग ऑफ AC मीटर इज इन ऑलवेज RMS वैल्यू। हमेशा जो रीडिंग होता है AC मीटर का वो किस में होता है, RMS वैल्यू में होता है। ध्यान दीजिएगा, मीटर या वोल्ट मीटर कुछ भी, यहाँ पे आप मीटर भी लिख दीजिएगा और वोल्ट मीटर। जो भी मीटर AC या मीटर, वोल्ट मीटर जो भी नापता है, हमारे सामने वैल्यू रखता है, वो कौन सी वैल्यू होती है, वो हमेशा RMS वैल्यू होती है। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर न्यूमेरिकल अप्रोच आपके सामने अगर हो तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, हमने आपके सामने बता दिया है। चलिए
अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स पे जो अत्यंत ही इम्पोर्टेंट होगा, जिसका नाम है दोस्तों फॉर्म फैक्टर। क्या नाम है इसको? फॉर्म फैक्टर। इसको हम कहते हैं क्या? रूप गुणांक। क्या कहते हैं हिंदी में? रूप गुणांक। इसको अगर याद करना है तो आप ऐसे लिखेंगे, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। यानी क्या कह सकते हैं, किसी 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 अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के, किसके? किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी कि प्रत्यावर्ती राशि, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को, के रेशियो मतलब अनुपात को क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, किसी अल्टरनेटिव क्वांटिटी के आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर कहते हैं। यानी कि फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो मान लीजिए अगर हम करंट की बात कर लें तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बने आई, आरएमएस वैल्यू क्या होगा? आई मैक्स अपॉन √2 और एवरेज वैल्यू क्या होगा? 2 IM अपॉन पाई, यही तो होगा। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.707 आपका होता है आई मैक्स, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो होता है 0.636, क्या होता है? आई मैक्स। आई मैक्स से आई मैक्स कटा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1.11। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा क्या मिलेगा? 1.11। तो ये क्या हो गया आपका? फॉर्म फैक्टर का एक निश्चित मान होता है 1.11। क्यों निकालते हैं इसको? इस फॉर्म फैक्टर की सहायता से अगर एवरेज वैल्यू मालूम है किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का, तो डायरेक्ट इस फॉर्म फैक्टर की सहायता से आरएमएस वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एवरेज वैल्यू मालूम है, पुट करिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप आरएमएस वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपको आरएमएस वैल्यू मालूम है तो इस फैक्टर से एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए। इस प्रकार से आरएमएस वैल्यू से एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू से आरएमएस वैल्यू इस फैक्टर के द्वारा निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इसीलिए हम फॉर्म फैक्टर का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अगर मान लीजिए इसी चीज को वोल्टेज के फॉर्म में निकालना हो तब भी आप निकाल सकते हैं। तो ऊपर लिखेंगे आरएमएस वैल्यू और नीचे लिखेंगे आप क्या? एवरेज वैल्यू। तो ऊपर 1/√, यानी कि 0.707 VM हो जाएगा और नीचे 2 अपन 0.636 VM हो जाएगा। ये दोनों कट गए, यहाँ पे देखेंगे तो आपको फॉर्म फैक्टर 1.11 ही मिलेगा। चाहे आप करंट के फॉर्म में निकालिए, चाहे आप वोल्टेज के फॉर्म में निकालिए, ये आसानी से मिल जाएगा। इसका यूज क्यों करते हैं? एक न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ इसको देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि हम फॉर्म फैक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फॉर्म फैक्टर का हम यूज क्यों करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। फॉर्म फैक्टर का इस्तेमाल करने से फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन कर देता है किसी ध्यान दीजिएगा, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कुछ भी हो, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, का आरएमएस वैल्यू 4 एम्पियर है। तो उसका एवरेज वैल्यू बताइए।
ठीक है, एवरेज वैल्यू बताइए। इसी चीज को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 4 एम्पियर। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 4 एम्पियर। क्या, 4 एम्पियर। ठीक है, इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 4 एम्पियर, देन फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू। इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 4 एम्पियर, तो फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू। तो सिंपल सा मैटर है। आप जानते हैं कि जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है, अगर वोल्टेज के फॉर्म में है तो वी आर एम एस अपॉन क्या हो जाएगा, वी एवरेज। ये कितना होता है, 1.1। आप पढ़े ही हैं तो वी आर एम एस दे दिया, करंट है, करंट आई आर एम एस, और ये आई ए वी। ठीक है, तो कितना है, 4 एम्पियर। तो एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो गया 1.11। तो एवरेज वैल्यू क्या होगा आपका, 4/1.11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही क्या होगा, एवरेज वैल्यू। तो इस तरह से इस फॉर्म फैक्टर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से आरएमएस वैल्यू की जगह पे एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू की जगह पे आरएमएस वैल्यू आसानी से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे देता है, एक दूसरा क्वेश्चन दे देता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन दे देता है कि इफ, अगर मान लीजिए इफ एवरेज वैल्यू अगर आपको दे देता है 20 वोल्ट, तो फाइंड आरएमएस वैल्यू। इस तरह के सामने आपको क्वेश्चन दे दे, इफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू 20 वोल्ट, देन फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। इसके आरएमएस वैल्यू का मान बताइए। तो फिर आप वही फार्मूला, एफ इज इक्वल टू क्या है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्या होता है, पहले वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, क्या है 1.11। तो वी आर एम एस कितना है, 20 वोल्ट, अब वी एवरेज क्या है 1.11। तो हमें क्या बताना है, हमें यही बताना है एवरेज वैल्यू, हमें वी आर एम एस वैल्यू बताना है, क्या लेना है यहाँ पे, हमें क्या बताना है दोस्तों, आर एम एस वैल्यू बताना है। तो एवरेज वैल्यू दिया ही है, तो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन वी ए बी 1.11। तो वी ए बी आपका दिया हुआ है, मतलब आर एवरेज वैल्यू आपका दिया हुआ है 1.11। तो आर एम एस वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये फायदा है आपका, क्या है, फॉर्म फैक्टर से, जिसको हम क्या करते हैं, रूट गुणा। तो कोई भी अगर एक वैल्यू दिया हुआ है तो आप इस फैक्टर की सहायता से उसके वैल्यू, दूसरी वैल्यू को क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पिक फैक्टर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पिक मतलब बड़ा, मैक्सिमम। तो सबसे ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसके बाद उसके नीचे क्या होगा, आरएमएस वैल्यू होगा। ठीक है, यानी कि पिक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू किसी अल्टरनेटिव क्वांटिटीज का पिक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के रेशियो को ही हम क्या करते हैं दोस्तों, हम पिक फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पिक फैक्टर करते हैं। तो चलिए हम अगले टॉपिक को डिस्कस करने चलते हैं, जिसका नाम है पिक फैक्टर। ये सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार चल रही हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ क्लियर किया जा रहा है, और आप अपने साथियों को बताइए ये पढ़ाना है और इस सेशन का लाभ है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्या, अगले पॉइंट्स को, जिसको हम कहते हैं पिक फैक्टर। क्या कहते हैं हम, पिक फैक्टर। पिक फैक्टर, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, शिखर गुणांक। क्या कहते हैं, शिखर गुणांक। इसका नाम क्या है, पिक फैक्टर। इसको देख लेते हैं, पिक फैक्टर क्या नाम है, किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं,
शिखर गुणांक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको पहले हम डिफाइन कैसे करेंगे देखिए, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के रेशियो को, दोस्तों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, पिक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक फैक्टर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन हम किसी भी अल्टरनेटिव क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो कि पिक से ही क्लियर है, तो अगर आप मान लीजिए फॉर्म फैक्टर को याद करना था तो उसका एक तरीका था, यह पार ए याद कर लेते फ्रॉम। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। इसको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं क्या, पी ए आर पार। ठीक है, पिक फैक्टर इक्वल टू क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू, पी एम आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पी एम आर। पिक फैक्टर इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू। पी एम आर और एफ आर, ये दो चीज आप याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। इसको पीएम से याद कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, और आर से याद कर लीजिए रजिस्ट्रार। पीएम आर चाहे जिसे भी अपने तरीके से याद कर लीजिए। तो पीएम आर से हम पहले क्या लिखेंगे, पिक फैक्टर लिखेंगे। तो पिक फैक्टर इक्वल टू क्या हो गया आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, आप नीचे क्या लिखेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। ठीक है, ये है इसका परिभाषा के अनुसार। अगर हम बात कर लें एज मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज के टर्म में बात करें तो Vm हो जाएगा, और एमएस वैल्यू की बात करें तो Vm अपॉन √2 हो जाएगा। Vm से Vm कटा, ऊपर गया √2 यानी कि 1.414। ये हो गया आपका पिक फैक्टर। इसी बात को अगर हम चाहे करंट के भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। कैसे, ऊपर लिखेंगे हम क्या, Im अपॉन √2। Im से Im कटा, √2 ऊपर चला गया, 1.414 हो गया। ठीक है, चाहे करंट से निकालिए चाहे वोल्टेज से निकालिए, पिक फैक्टर का एक ही डिफिनीशन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी अपॉन आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, पिक फैक्टर। इसको याद करने का छोटा सा तरीका आपके सामने प्रेजेंट है, जिसको पीएमआर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पीएमआर करते हैं। अब इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच देख लेते हैं, कैसे इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर पूछे तो आप उसको डी आ सकते हैं। क्योंकि इसका यूज क्या है इन रियल, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को कंसीडर किया जा रहा है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे सामने पूछे जा सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कह दे कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ दे, इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, क्या, अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सिमम वैल्यू को अल्टरनेटिंग करंट का दिया है। मान लीजिए ऐसे दे दे 141 वोल्ट। इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 141 वोल्ट, देन क्वेश्चन आपको पूछ देता है, देन फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। ठीक है, यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपके मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू से रिलेट कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू से रिलेट करने वाला फार्मूला क्या होता है आपका, पिक फैक्टर। क्या होता है, पिक फैक्टर। तो यहाँ पे हम पिक फैक्टर जानते ही हैं,
तो पिक फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आपका होता है, हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं ना, वोल्टेज की बात कर रहे हैं, करंट की, तो यहाँ पे एम्पियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एम्पियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, ऊपर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। अब फिर नीचे आपका क्या है, आरएमएस वैल्यू, नीचे क्या है, आरएमएस वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू करंट का क्या है, वो 148, और आई आरएमएस हमें क्या करना है, फाइंड करना, और हम जानते हैं इसके बराबर 0.414 होता है। तो फिर वही बात है, वही चीज है, आई आरएमएस निकालना है, तो नीचे आ जाएगा 141 1.414, यानी कि हम 1.41 ही इसको माने, तो ऊपर 141 डबल जीरो होगा, नीचे 141 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 100, या 4 करके भी थोड़ी वैल्यू और निकालेंगे। अगर 1.41 ही अगर मानते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 141 से 100 बचा, क्या बचा, 100 बचा। तो ये 100 आपका क्या हो जाएगा, आपका आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। इस प्रकार से अगर मैक्सिमम वैल्यू दिया है तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, आरएमएस वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी करंट इज 141 एम्पियर देन फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। ठीक है, चलिए इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच को समझना दोस्तों बहुत जरूरी होता है, इसलिए इनको जरूर समझिए, जानिए, पहचानिए। तो अब हम बात करते हैं किससे रिलेटेड, अब हम बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं, फिर हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, फेज। तो फेज क्या होता है इसको देख लेते हैं। फेज, फेज को हम क्या कहते हैं, कला। ये कब हम देखेंगे, एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, तब हम फेज पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ रहे यदि यदि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, यदि किसी 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 अल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं आरएमएस वैल्यू दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आरएमएस वैल्यू दिया हुआ का आरएमएस वैल्यू 20 वोल्ट है, क्या इतना है, 20 वोल्ट है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, क्या बताइए, मैक्सिमम वैल्यू बताइए, फाइंड दैट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर आरएमएस वैल्यू अगर आपको मालूम है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसका हम फार्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या 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 लिख सकते हैं यहाँ पे, आपका पीक फैक्टर। पीक फैक्टर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा ही है, पीक फैक्टर आपने पढ़ा है क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी कि वी आरएमएस, वी पीक अपॉन वी आरएमएस इज इक्वल टू 1.414। तो वी पीक। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू तो आपको निकालना है, ठीक है, और आरएमएस वैल्यू आपको दिया है। कौन बेवकूफ ऐसा पृथ्वी पर होगा जो अब नहीं प्राप्त कर पाएगा, बहुत आसानी से प्राप्त कर लेगा। ठीक है, बहुत दो चौको आठ, दो एक कम दो, चौको आठ, दो एक कम दो, 3 अंक बल हो गया इतना वोल्ट। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्या, पिक फैक्टर की सहायता से आसानी से हम पिक वैल्यू को निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल अप्रोच। अब इसी के साथ हम चलते हैं फेज। फेज को समझते हैं कि वास्तव में फेज होता क्या है, ये क्या नाम है इसका, इसको हम समझते हैं। अगले लेक्चर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे फेज के बारे में कि फेज क्या होता है।
इस फेज का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं। फेज का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिफिनीशन देखेंगे दोस्तों कि फेज का डिफिनीशन क्या होता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है, प्रेजेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, फेज। फेज का मतलब क्या होता है, कला। तो देखिए कला क्या होता है, फेज क्या होता है। फेज किसी तरंग के किसी बिंदु को उसकी कोणीय स्थिति बताता है, या समय, यह समय भी हो सकता है, कोण भी हो सकता है, दूरी में भी हो सकता है। ये किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, हम अल्टरनेटिव क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, वेव की बात कर रहे हैं, तो ये बताता है कि जिस भी बिंदु की अगर कला आपको जाननी है तो फेज ये बताता है कि उस वेव में उस तरंग की स्थिति क्या है। ठीक है, वो बिंदु उस तरंग में कहाँ स्थित है, ये फेज बताता है। क्या बताता है, ये फेज बताता है। आप शायद इस बात को बोलने से नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे अगर हम इस वेव की बात करें, इस वेव की, इस तरंग की अगर हम बात करें, तो इसमें हमने बताया कि सारे क्या हैं, ये आपके अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं ये सब। आइए भी अगर मान लीजिए, अगर ये करंट का ये मान लीजिए आपका ग्राफ है, तो ये सब करंट ही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 इसका मैक्सिमम वैल्यू, 8 ना मान करके 10 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 10 मान लीजिए। 10 इसका मैक्सिमम वैल्यू इस करंट का। ठीक है, तो ये 10 डायरेक्ट नहीं पहुंचा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी सारी वैल्यूज हैं जिनको एक साथ लिया गया है। एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वैल्यूज हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे 1 सेकंड पे इतना, 1 डिग्री पे इतना, 2 डिग्री पे इतना, 3 डिग्री पे इतना, 4, ऐसे 1 डिग्री पर ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि इस अल्टरनेटिव क्वांटिटीज में 5 एम्पियर की स्थिति कहाँ है, कितनी एम्पियर की, 5 एम्पियर की स्थिति कहाँ। मान लीजिए 0 से 10 में 5 एम्पियर भी तो कहीं होगा, तो उसकी स्थिति क्या है, वही स्थिति ही फेज कहलाएगी दोस्तों। यानी कि अल्टरनेटिव क्वांटिटीज के फेज उसके किसी बिंदु की क्या बताती है, स्थिति बताती है, पोजीशन बताती है। फेज क्या बताती है, किसी बिंदु की किसी वेव के अंदर उसकी पोजीशन बताती है। सिंपल सा आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की कोणीय स्थिति, एंगुलर पोजीशन क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। तो अगर हम इसके एंगुलर पोजीशन की बात करें कि ये इसका एंगल है, से इसका एंगल तो हम जानते हैं π/2 होता है, क्योंकि ये पाई है, तो π/2 पे ही मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो 10 एम्पियर का एंगुलर पोजीशन तो π/2, यानी कि 10 एम्पियर की जो फेज है वो π/2 है। तो सिंपल है, समझ में आ गया। लेकिन 5 एम्पियर की फेज क्या है, इसको कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए आपने पढ़ा है I = Im sin ωt, आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से, आप इसको जानते भी हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं Im sin थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो I क्या है, 10 एम्पियर, तो यहाँ पे 10 लिख दिए, यहाँ पे है 5 sin थीटा। तो यहाँ से अगर हम sin थीटा की वैल्यू निकालें तो 10/5 होगा, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10। यहाँ से थीटा sin 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 1/2 हो जाएगा। तो देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 5 इसके नीचे जाएगा, ये करंट गलती हो गया, यहाँ पे गलती हो गई दोस्तों। मैक्सिमम वैल्यू आपका 10 एम्पियर है, तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे ना, साइन थीटा, या फिर इंस्टेंटेनियस किसी भी क्षण लिया गया मान, यानी कि मान लीजिए हम इस क्षण पे मान ले लिए 5 एम्पियर, इस क्षण पर, इस स्टैंड पे 5 एम्पियर हमने ले लिया। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा अगर हम देखेंगे तो 5/10 होगा, 1/2 होगा, यानी कि ये साइन 30 होगा। तो थीटा क्या हो गया, 30 हो गया। यानी कि 5 एम्पियर का जो फेज होगा वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, यानी कि क्या होगा, π/6 होगा। क्या होगा, π/6 होगा। यानी कि इस पोजीशन पे 5 एम्पियर का पोजीशन क्या है, π/6 है। तो 5 एम्पियर की फेज क्या हो गई, π/6 हो गई। इस प्रकार से आप कह सकते हैं किसी अल्टरनेटिव क्वांटिटीज के एंगुलर पोजीशन को क्या कह सकते हैं, किसी
डिफाइन अगर इसको हम करें तो ऐसे करेंगे, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के एंगुलर पोजीशन को क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। ठीक है, या मान लिया यहाँ पे देखिए, मान लिया किसी अल्टरनेटिंग करंट, कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मान लिया क्या है, 10 एम्पियर। ठीक है, तो इस करंट के 5 एम्पियर का फेज क्या होगा, ऐसे आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मान लिया किसी अल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर है, इस करंट के 5 एम्पियर का फेज क्या होगा, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं सॉल्यूशन की सहायता से। आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि 10 एम्पियर है तो 5 एम्पियर पर उसका एंगुलर पोजीशन क्या होगा, तो आसानी से निकाल लेंगे, क्या होगा, 30 डिग्री होगा। यानी कि जो फेज होता है ना, किसी बिंदु की किसी ग्राफ में उसका पोजीशन बताता है कि वो पोजीशन मतलब किस टाइम पे है, किस दूरी पे है, किस एंगल पे है, वो उसके पोजीशन को बताता है। क्या बताता है, फेज बताता है। यानी कि एंगुलर पोजीशन ही क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा। या आप इसको टाइम मिल रहे हैं तो टाइम बताएगा, अगर इसको डिस्टेंस मिल रहा है तो डिस्टेंस उसके फेज को क्या करेगा दोस्तों, प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फेज क्या होता है। इसी प्रकार से अगर हम देख लेंगे कि 5 एम्पियर के साथ हम देख लेंगे कि 8 एम्पियर की पोजीशन क्या होगी, 8 एम्पियर की पोजीशन क्या होगी, फिर इसके आगे जो भी हो सारी वैल्यूज की एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हैं, वही एंगुलर पोजीशन ही क्या कहलाएगी, फेज कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ ये डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं फेज डिफरेंस के बारे में। ये देखते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है, चलिए इस विषय में भी देख लेते हैं, फेज डिफरेंस क्या होता है। हम बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, फेज डिफरेंस के बारे में। फेज डिफरेंस, इसको हम क्या कहते हैं, कालांतर। क्या कहते हैं, कालांतर। सीधी सी बात है, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जिसका वेव शेप और फ्रीक्वेंसी समान हो, कि कलाओं में, कि फेजों में जो अंतर होता है ना, उसी को फेज डिफरेंस कहते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि दो आपके अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं, इस प्रकार से दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं, ऐसे एक ऐसे है और एक मान लीजिए कैसे है, ऐसे है। दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है जिसमें कलाओं में क्या है दोस्तों, अंतर है। तो फिर हम कैसे उसकी वैल्यूज को हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसी के फिगर को थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं। ये हो गया आपका एक और ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए बी है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है दोस्तों, मान लीजिए वो क्या है, फाई, चूंकि निगेटिव एंगल है। कितना है, फाई, मतलब ये आपका फाई एंगल है, मान लीजिए ये फाई एंगल है, मान लीजिए। तो डिस्टेंस है ये, मान लीजिए इसमें क्या है, फाई एंगल है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे चूंकि ये निगेटिव है तो बी वाला जो वेव है वो ए वाले वेव से क्या हो रहा है, पीछे चल रहा है। क्या हो रहा है, पीछे चल रहा है।
तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी ए का अगर मान लीजिए वोल्टेज है, तो ए का क्या होगा इक्वेशन, यहाँ पे अगर ये वोल्टेज है तो ए का इक्वेशन क्या होगा, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। मान लीजिए ओमेगा टी एंगल से अपने वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा, तो दूसरे का यहाँ पे VB का अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, VM ही होगा, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा। तो दो वेव है, दोनों का कलाओं में क्या है, देखिए यहाँ पे कला ओमेगा टी है, यहाँ पे कला ओमेगा टी माइनस फाई है। तो अगर इनके हम फेज डिफरेंस निकालें तो इनका अगर हम फेज डिफरेंस, इन वेवों का अगर फेज डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, यानी कि डेल फाई अगर हम निकालें तो क्या होगा, ओमेगा टी माइनस फाई होगा। तो इसको अंदर भेजेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या हो गया आपका फाई हो गया। ठीक है, फेज डिफरेंस क्या हो गया, फाई हो गया, ये हो गया आपका क्या, फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज समान, यहाँ पे लिखेंगे समान वेव शेप और फ्रीक्वेंसी के दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के फेज के अंतर को क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, समान वेव शेप और फ्रीक्वेंसी के दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के फेज के अंतर को हम क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। ये ध्यान देना है इस बात का। दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज आपके सामने हमने लिख लिया और फिर इनका हमने फेज डिफरेंस भी बताया कि ये कितने एक दूसरे से आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, कितने एंगल इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये सब आपका क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस कहलाता है। तो ये आपको बहुत आसानी से बातें समझ में नहीं आती हैं, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हम फेज डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे जो सभी बातों को प्रेजेंट करेगा, सब कुछ निकाला जाएगा उसमें। तो चलिए हम आगे अब बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने लाते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से फेज डिफरेंस को हम आसानी से समझाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे दोस्तों। क्या हम बताने जा रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखें। जो अभी हमने फेज डिफरेंस को हमने एक्सप्लेन किया, उसे संबंध में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम देखेंगे। मान लीजिए कोई दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज आपके सामने दी गई हैं, किस तरह से दी गई हैं देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखेंगे निम्न मतलब फॉलोइंग, निम्न अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में फेज डिफरेंस बताइए। क्या बताइए, फेज डिफरेंस प्राप्त कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, फेज डिफरेंस क्या करना है, प्राप्त करना है। दोस्तों तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, दो अल्टरनेटिव क्वांटिटी जिसकी वेव शेप भी इक्वल है और फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे तो इक्वल होगा। इसमें आपको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। ठीक है, फेज डिफरेंस आपको क्या करना है,
फाइंड करना है। तो फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, ये π/2 एंगल, एक पहला आपका जो फेज डिफरेंस है वो आपका कितना है -π/6, यानी कि जो आपका एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक π/6 बन रहा है, और दूसरा एक जो बन रहा है वो क्या बन रहा है π/2। तो इसके बीच में एक दूसरा हम लेंगे, वो एंगल कितना है आपका π/2। तो π/2 π/6 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये आपका यहाँ पे देख लेते हैं 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये हो गया आपका π/2। एक आपका क्या है π/2 एंगल पीछे है, ये आपका वोल्टेज का है, नहीं करंट का है, और ये आपका वोल्टेज का है। फेज डिफरेंस निकालने का एक तरीका बहुत अच्छा होता है, माइनस में है तो दोनों को बैक ले जाएंगे, एक π/2 फिर π/6, फिर आप इसमें फेज डिफरेंस आसानी से अब निकाल लेंगे। इनके बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, ये आपका π/2 में से π/6 क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो π/6 क्या हो जाएगा 6, 3π माइनस पाई क्या हो जाएगा 2π/6, यानी कि π/3, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो 90 में से 30 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, फेज डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो फेज डिफरेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे दोस्तों। बने रहिए, समझते रहिए, धन्यवाद।